नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे जीवन का हर पहलू हमारे सामने कहानियों के रूप में प्रदर्शित होता है। कुछ कहानियाँ आपको आपसे प्रेरित लगेंगी तो कुछ कहानियाँ आपकी आसपास की हो रही घटनाओं से, पर हर कहानी में हमारे लिए कुछ ना कुछ सीख छुपी रहेगी। हमारी आज की कहानी पिता पुत्र के रिश्तों को दर्शाती एक दर्द भरी कहानी है। यह कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। पापा देखिए तो ज़रा किसका फ़ोन है। नेहा की आवाज़ पर रघुनाथ ने बगल में बजते फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो बोलते ही पहचानी सी आवाज़ आई। अंकल प्रणाम, महेश बोल रहा हूँ। रघुनाथ अपने आगरा वाले घर के किराएदार महेश की आवाज़ पहचान गए। कुछ कहते उससे पहले ही महेश एक सांस में बोलता चला गया। अंकल, मैंने मकान के नीचे के कमरों की साफ सफाई करवा दी है। अब आप जब भी आओ परेशानी नहीं होगी। 2-3 दिन में लॉन की घास भी कट जाएगी, बहुत बड़ी हो गई थी। और हाँ, बरसात में पीछे वाली नाली ब्लॉक हो गई थी, सो पीछे वाले कमरे में पानी अंदर चला गया था। एक बड़ा बक्सा रखा है, उसमें शायद आंटी बिस्तर रजाई रखती थी। वो बक्सा नीचे से भीगा लगा, शायद पानी गया हो। अब आप लोग आकर देखिएगा, इतने दिनों बाद आप घर आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। कौन, मैं? हकलाते हुए रघुनाथ जी के मुंह से इतना ही निकला। कुछ समझते उससे पहले ही नेहा ने फोन का रिसीवर उनके हाथ से ले लिया। रघुनाथ जी इत्मीनान से बात करती बहू नेहा को देखते रहे। वो धीमे शब्दों में फुसफुसाते हुए बोल रही थी, पर कुछ धीमे शब्द कानों में पड़ गए। अब तुम फोन मेरे मोबाइल पर करना, वहाँ का इंतजाम बढ़िया रखना, पापा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रघुनाथ जी को मानो सांप सूंघ गया। उनके घर की साफ सफाई हो रही है, यानी उनका दाना पानी यहाँ से उठ गया है। 10 महीने पहले वो पत्नी सरिता जी के देहांत के बाद उस सूने घर को किराएदार महेश के भरोसे छोड़कर अपने बेटे रवि के यहाँ आगरा आ गए, पर रह नहीं पाए। 10 महीने बाद भी पत्नी वियोग से उबर कर एक नई जगह पर स्थापित होना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। पर यहाँ रहना इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो पुराने घर में जाने की बात सोचें, जिसमें सरिता की यादों के साथ अकेलेपन की टीस और वीरानी थी। लेकिन उनकी यात्रा का बाकायदा इंतजाम करवाया जा रहा है और उन्हें खबर तक नहीं है, ये जानकर वे बेचैन हो उठे थे। नेहा ने रिसीवर रख दिया तो रघुनाथ जी ने प्रश्नवाचक नजरें उस पर टिका दी, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रघुनाथ जी सोच में डूब गए कि अब उन्हें अपने पुराने घर में रहना होगा। कैसे रह पाएंगे वो अकेले? कैसे लगेगा बिना पत्नी के उस घर में जीवन यापन करना? यहाँ कम से कम बेटे बहू के होते हुए हर प्रकार की चिंता से तो मुक्त थे, पर उन्होंने उसे अपना घर माना भी कब था। इसलिए शायद बेटे ने उन्हें घर भेजने का इंतजाम कर दिया है। राय साहब का कहा सच हो गया। अगर हम बच्चों से दूरी बनाकर रखें, स्वयं मेहमानों सा आचरण करें और बच्चों के साथ एक मजबूरी समझ कर रहें, तो जीना मुश्किल हो जाता है, मेरी भी और इन बच्चों का भी। जब रहना ही है तो मन से जुड़ कर रहो। राय साहब के कहे फलसफे को वो भी सही समय पर जीवन में उतार लेते तो शायद इस उम्र में अकेले रहने का दंश न सहना पड़ता। पर वो तो पत्नी वियोग में ऐसे डूबे कि अपने ही बच्चों का सुख पराया दिखने लगा था। उनका दुख सिर्फ उनका है, इसी को सत्य मानते आए। अपनी पत्नी की मृत्यु के 10 महीने बाद भी बेटे बहू को कुछ सहज पलों को जीते देख वो असहज होते। सरिता के जाने का असर सिर्फ उन पर पड़ा है, उनके मन में ये बात घर कर गई थी। पत्नी की मृत्यु के 6 महीने बाद 3 साल के पोते का जन्मदिन आया। बेटे बहू दोनों उम्मीद लगाए बैठे थे कि पापा बर्थडे को लेकर कोई पहल करें, पर वो निर्विकार बने बैठे रहे। शाम तक उनकी ओर से कोई पहल न होती देख बहू ने बाहर डिनर का प्रोग्राम बना लिया। रघुनाथ जी को चलने के लिए कहा गया तो बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार तो हुए, पर वहां मौन साधे रहे। ऐसे माहौल में नेहा और रवि के चेहरे अपराध बोझ से भर गए थे। रघुनाथ जी को याद आया कि लगभग उस दिन के बाद से ही उन्होंने नेहा के स्वभाव में बदलाव महसूस किया। अब नेहा उनको छोटे छोटे काम बताने लगी थी, जैसे दूध ले आना, गमलों में पानी डाल देना, पोते को स्कूल बस स्टॉप तक छोड़ आने को कहना। रवि उसे टोकता तो कहती, पापा कब तक अपने कमरे में यूं ही बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे तो मन लगेगा। रघुनाथ जी को नेहा की ये बातें नागवार लगती थी। काश वो पहले ही खुद को थोड़ा बदलते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज उन्हें अपने पड़ोसी राय साहब के घर का दृश्य याद आ रहा था,
जहाँ सुबह सुबह की भाग दौड़ बिल्कुल उनके घर जैसी थी। उनके बहू बेटी भी नेहा और रवि की तरह सुबह की व्यस्तता में डूबे थे। उस दिन अखबार की अदला बदली होने के कारण रघुनाथ जी राय साहब के घर गए तो उन्होंने उन्हें चाय पीने के लिए बैठा लिया। राय साहब खुद चाय बनाने लगे। आश्चर्य से ताकते रघुनाथ जी को उन्होंने बताया कि वे सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त बहू के दैनिक कार्यों को बाधित नहीं करते, और तो और उस दिन ऑफिस जाते अपने बेटे से अपने टूटे चश्मे को बनवाने के लिए कहा। तो उनके बेटे को जवाब को सुनकर भी रघुनाथ जी को हैरानी हुई थी। पापा, आज तो बिल्कुल समय नहीं है, आज नहीं करवा पाऊंगा। अरे फिर बिजली का बिल कैसे जमा होगा? उसकी तो आज आखिरी तारीख है। आज मैं ही निकलता हूँ, जमा करवा आऊँगा। इस बात पर उनकी बहू बोली, ना ना पापा, आप कहाँ जाएंगे? मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कब बरसात हो जाए। मैं किसी से बात करती हूँ, बिल जमा हो जाएगा। और हाँ, आज मार्केट जाऊँगी, तब आपका चश्मा ठीक करवा लाऊंगी। उस घर का हर सदस्य सहज था। रघुनाथ जी मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि यदि रवि उनके किसी काम को करने से मना करता तो क्या होता। क्या वे मन ही मन आहत होकर मौन धारण कर लेते या फिर अपनी लाचारी पर कुढ़ते। राय साहब के व्यवहार से उन्होंने सीख तो ली, पर उस सीख को अपने जीवन में उतार पाने में बड़ी देर कर दी। तभी तो उनको आगरा वापस भेजने की तैयारी हो रही है। आदत के अनुसार रघुनाथ जी ने आज भी मौन धारण कर लिया था। एक हफ्ते बाद रवि और नेहा को कुछ तैयारी में व्यस्त देख जान गए थे कि उनकी विदाई का समय आ गया है। बेटे बहू उनको भेजने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझते। ये टीस लिए वो रवि से बात करने के लिए उनके कमरे तक पहुँचे, पर बहू की आवाज़ सुनकर कदम ठिठक गए। पापा की उदासी घर में कैसी बोझिलता भर देती है ना। जवाब में बेटे ने कहा, मम्मी का चले जाना, फिर पापा का आगरा से यहाँ आना। जीवन में अचानक हुए इन परिवर्तनों को पापा अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोच रहा हूँ आगरा जाने वाली बात पापा को बता दूँ। ना ना, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लगता है कि उन्हें कुछ कुछ अंदेशा है। उस दिन महेश का फ़ोन भी उन्होंने ही उठाया था। बेटे बहू के आपसी वार्तालाप को सुन वो बिना कुछ कहे वापस लौट आए। मन में शून्यता लिए वो आने वाली संभावनाओं में डूब गए। दुख का सैलाब मन डुबोने लगा। देर रात तक वे अपनी दिवंगत पत्नी से बातें करते रहे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पत्नी सरिता तस्वीर से निकलकर सम्मुख आ खड़ी हुई हो। रघुनाथ जी सिसकी लेकर बोले, तुम क्यों चली गई? ऐसे तो 2 दिन के लिए भी कहीं जाना होता तो 10 इंतजाम करके जाती थी। हमेशा के लिए जाते समय मेरा ख्याल नहीं आया। लगा सरिता जी उनके हाथ को सहलाकर बोल रही हैं, सुनो, तुम रवि के साथ ही रहना। सुन रहे हो ना? रघुनाथ जी पत्नी से कुछ कहना चाहते थे, पर आवाज़ फंस गई। वे बोल रहे थे पर शब्द मुँह से नहीं निकले। क्या हुआ पापा, कोई बुरा सपना देखा क्या? रवि उनको हिलाते हुए कह रहा था। जल्दी तैयार हो जाइए, कहीं चलना है। कहाँ? रघुनाथ जी ने पूछा। तो पल भर मौन रहकर रवि बोला, आज आगरा जा रहे हैं। क्यों अचानक? रघुनाथ जी के स्वर कुछ कातर से लगे। तो रवि सधे शब्दों में बोला, आपका मन यहाँ नहीं लगता है। जिस हालात में आप यहाँ आए थे उसमें ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं है। आगरा में आपको शांति मिलेगी। आशंका से घिरे रघुनाथ जी बहू, बेटे और पोते के साथ अपने घर आगरा पहुँचे तो विस्मय हुआ। जिस वीरान घर को वो रोते हुए छोड़ कर आए थे उसमें फूलों और आम के पत्तों के बंधनवार लगे हुए थे। स्वागत करने आए उत्साहित महेश से पूछा, आज कुछ है क्या? तो रवि ने झट से उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, हाँ पापा, आज आपका जन्मदिन है और ये हमारी तरफ से आपको दिया उपहार है। अकेलेपन का? फीकी मुस्कान के साथ रघुनाथ जी के मुंह से ये शब्द निकलते उससे पहले ही सरिता की मुस्कुराती तस्वीर ने अपनी ओर ध्यान खींच लिया। नेहा उत्साहपूर्वक बोली, पापा, मम्मी जी आपके जन्मदिन पर पूजा रखवाती थी। आपने एक दिन बताया था कि उनकी इच्छा भागवत पाठ करवाने की थी, पर बीमारी के चलते नहीं करवा पाई। आज आपके जन्मदिन से भागवत पाठ का शुभारंभ होगा। अभी मंदिर के लिए निकलना है। फीकी मुस्कान के साथ रघुनाथ जी बोले, 1 हफ्ते क्या तुम लोग रुकोगे? हाँ पापा, भागवत कथा क्या आप अकेले संभाल पाएंगे? मंदिर में पूजा में ही रोज 3-4 घंटे लगेंगे, रहना तो पड़ेगा ही। फिर हमारे रहने से आपका मन भी लगा रहेगा। रवि की बात पर रघुनाथ जी कुछ नहीं बोले।
पूजा विधि विधान से आरंभ हो गई थी। भागवत कथा के दौरान रघुनाथ जी थक जाते तो नेहा उनको घर भेजकर खुद रुक जाती। लौट कर आती तो आश्चर्य होता। रघुनाथ जी उसके लिए चाय की व्यवस्था करके रखते। पानी समय से आता था तो वे भर कर रख देते, और तो और सुबह टहलते हुए जाते और दूध और सब्जी भी ले आते। आखिर ये सब बाद में उन्हें ही तो देखना है, ये सोचकर वो घर के काम में हाथ बटाते। पूजा की तैयारी बड़े मन से करते, लेकिन भागवत समाप्त हुई तो रघुनाथ जी भावुक हो गए। आंखों में आंसू आने से रोक नहीं पाए तो रवि उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पापा आपका अकेलापन हमसे किसी भी तरह से छिपा नहीं है, पर अब आपको खुद को संभालना होगा। वापसी की तैयारी होने लगी थी। रघुनाथ जी से रवि पूछ रहा था, पापा अब चलने की तैयारी करें? हाँ बेटा, कब तक रुक पाओगे तुम लोग? चलना तो है ही, रघुनाथ जी बोले। तो नेहा ने कहा, पापा हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में कुछ दिन के लिए आगरा आ जाएं, हमारे लिए भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना पापा? जैसा तुम लोग ठीक समझो। खैर अपना ख्याल रखना, रघुनाथ जी डूबते मन से बोले। तो नेहा और रवि चौंके। रवि ने विस्मय से पूछा, ख्याल रखना मतलब? कहीं आप यहीं रुकने का मन तो नहीं बना रहे हैं? रवि की बात सुनकर नेहा कहने लगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा यहाँ क्यों रहेंगे? फिर हमने वादा तो किया है कि यहाँ महीने 2 महीने में आते ही रहेंगे। तो क्या मैं भी चल रहा हूँ? रघुनाथ जी की आवाज़ खुशी से कांपी। तो नेहा अपने सिर पर हाथ रखती हुई बोली, पापा डाउट है क्या इसमें? सब मौन एक दूसरे के मन में हुई गलतफहमी को पढ़ रहे थे। तभी नेहा संजीदगी से बोली, पापा जब तक मम्मी आपके साथ थी हमें तसल्ली थी कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए आप दोनों साथ हैं, लेकिन अब आपके अकेले रहने की बात तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मम्मी के जाने का दुख सिर्फ आपको ही नहीं हमें भी है, लेकिन हमें अब आपकी चिंता है। यूँ दुखी रहने से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमने मम्मी को तो खो दिया, पर आपको नहीं खोना चाहते हैं। पापा प्लीज़ मम्मी की खुशनुमा यादों के सहारे खुश रहने की कोशिश करिए। उन्हें खुशी खुशी याद कर हमारे बीच उनको जिंदा रखिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हम आपको यहाँ छोड़ जाएंगे? रवि अब भी उलझन में था। उसके प्रश्न पर रघुनाथ जी कुछ संकोच से बोले, अब क्या कहूँ बेटे, शायद मैं खुद को तुम लोगों के संग जोड़ नहीं पाया। मैं अपने मैं के संग जीता रहा। चलो छोड़ो ये सब, जो हुआ सो हुआ। हम आपके जन्मदिन को खास तरीके से मनाना चाहते थे, जिसके लिए शायद आप राजी ना होते, इसलिए आपसे साफ साफ नहीं कह पाए। नेहा के कहते ही रघुनाथ जी ने पोते के हाथों को स्नेह से चूम लिया। रघुनाथ जी चलने की तैयारी में जुट गए। घर से बाहर जाते समय बैठक में लगी पत्नी की तस्वीर को रघुनाथ जी ने निहारा तो नेहा ने झट से तस्वीर उठा ली। फिर अपने ससुर को थमाते हुए बोली, पापा मम्मी को भी साथ लिए चलिए। जब हम सब यहाँ आएंगे तो मम्मी जी को भी साथ लेते आएंगे। उसकी बात पर जिस तरह से रघुनाथ जी के चेहरे पर सुर्खी आई, उसे देख नेहा और रवि दोनों हंस पड़े। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आंखों देखी और कानों सुनी बातें ही सही होती हैं, कभी कभी आंखों देखी बातें भी गलत होती हैं। दोस्तों, सिर्फ माँ बाप ही बच्चों को नहीं संभालते हैं, कभी कभी बच्चों को भी अपने माता पिता को संभालना पड़ता है। उन्हें बच्चों की तरह प्यार से समझाना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है बुढ़ापा भी बचपन का ही रूप होता है। माता या पिता किसी एक के ना रहने पर बच्चों की जिम्मेदारियां अपने माता या पिता के प्रति और भी बढ़ जाती हैं। नेहा और रवि ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए अपने बाबूजी को बखूबी संभाल कर अपने माँ के गम से निकाला ही नहीं, बल्कि उन्हें खुश रहने की वजह भी दिखाई। आज रघुनाथ जी का जीवन अपने बच्चों की वजह से ही खुशमय हो गया था। फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।